हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द फायर स्ट्रीट चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान, जो आपके सिलेबस में है यूपी ट्रिपल एस पेट में सामान्य जागरूकता। आज ये आपकी मैराथन क्लास होने वाली है और इसके पहले हम लोगों ने 6 मैराथन की क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं वो लोग जाकर प्रीवियस मैराथन की क्लासेस ले लें, आपके सारे क्वेश्चन पेट में वहीं से आएंगे। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य जागरूकता। लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग एक बार सिलेबस जान लेते हैं इसका क्या है। हमें पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्राएं, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस महत्वपूर्ण जो हैं आपको पढ़ना है, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, और अंत में आपको पढ़ना है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। और साथ ही साथ में आपको विभिन्न राज्यों के जो उत्सव हैं, जो महोत्सव हैं, उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके यूपी ट्रिपल एस पेट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये वीडियो पेट, बीडीओ, आरओ, यूपीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा कंटेंट आपको मज़ा आ जाएगा। सारे 10 क्वेश्चन जो पेट में आते हैं यहीं से आएंगे, ये मेरा दावा है। और पूरी यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं होगा जो इतने कम समय में इतना ज़्यादा कंटेंट पूरा दे दे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो शुरू करते हैं सामान्य जागरूकता। और उसको शुरू करने से पहले हम लोग अपने भारत देश के बारे में एक सामान्य परिचय जान लेते हैं। बाकी भूगोल की जब कक्षा आएगी तो उसमें आपको डिटेल पढ़ाऊँगा, लेकिन जो मोटा मोटी बातें हैं, हल्की फुल्की बातें हैं भारत के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, भारत में इस समय वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो है 7वां स्थान है। लेकिन पहले पे रूस, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है भारत का स्थान। जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पर चाइना है, चीन है। बात कर लेते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना है। 17.5% अकेले जो है भारत में है। विश्व की कुल क्षेत्रफल का भारत में जितना क्षेत्रफल है वो 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे जो बड़े राज्य हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य हैं गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एस पेट में पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो आपका गोवा है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेट में पूछा गया था। फिर अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। भारत कैसा देश है? एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, तो उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। और द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे आइलैंड या द्वीप बोलते हैं। अब भारत अगर प्रायद्वीप है तो 3 तरफ से जल से घिरा होगा, तो तीनों तरफ एक बार जान लेते हैं। ये भारत का निचला हिस्सा है। इधर आपका है पूरब में आपकी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका पश्चिम में है, पश्चिम में आपका अरब सागर है, और इधर नीचे जो है वो आपका है हिंद महासागर। तो इस प्रकार जो है भारत का प्रायद्वीप है, हमने समझ लिया। आगे बात करते हैं कि समुद्र से जो सटे हैं भारत के कितने राज्य हैं? वो 9 राज्य हैं। भारत के जो तटीय राज्य हैं वो 9 हैं, और गुजरात का तटीय सबसे बड़ा तट वाला राज्य है। बात करते हैं कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जो ट्रिक है मित्र पर गमछाजार, आप सबको पता होगा। और भारत की जो विदेश नीति है वो कैसी है? गुटनिरपेक्ष वाली है, और भारत चाहता है कि विश्व में शांति स्थापित हो सके। भारत की इस प्रकार की विदेश नीति है, वो हमेशा नयम गुटनिरपेक्ष की भावना रखता है। बात कर लेते हैं अब टॉपिक में। हमारा पहला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश के बारे में एक बार हल्का से जान लेते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेबरहुड कंट्री हैं, वो 9 हैं, जिसमें से हमारी स्थल सीमा लगाती हैं 7 देश और 2 सीमा लगाती हैं जलीय। अब हम पहले देखेंगे कि भारत के जो 7 स्थलीय वाले देश हैं उनके बारे में। पहला आपका है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। 1971 से बांग्लादेश, इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय डियागो गार्सिया हिंद महासागर में
भारत ने अपनी सेना जो है, अमेरिका की जो सेना थी वहाँ पर, ब्रिटेन की सेना, और काफ़ी लड़ाई हुई, लेकिन जो है उसमें भारत बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया और 1971 से जो है पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम दे दिया गया। इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, यहाँ की राजभाषा है बंगाली और संसद का नाम है जातीय संसद तथा राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। अभी हम लोग जो राष्ट्रीय खेल आपके सिलेबस में है सभी देशों का, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। भारत के साथ बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, वो 4096.7 किलोमीटर लगती है। एकदम ये फाइनली जो है 4096.7 किलोमीटर ये भारत के साथ जो सीमा लगती है बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जितने भी पड़ोसी देश हैं सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की, सबसे कम अफगानिस्तान की। अभी उसको भी देखते हैं। सीमा साझा करने वाले भारत में जो राज्य हैं बांग्लादेश से जो सीमा साझा करते हैं वो कुल मिलाकर 5 राज्य हैं और यहाँ से क्वेश्चन पेट में पूछा जाता है। अभी मैं बताऊँगा कैसे पूछा गया था पिछली बार, जिसमें से पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम ये जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। आपका दूसरा है स्थल सीमा बनाने वाला चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है युआन, जिसको रेनमिनबी भी बोला जाता है। राजभाषा है मंदारिन, जो कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस। यहाँ का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस और भारत के साथ चाइना का जो सीमा लगता है वो कुल 3488 किलोमीटर लगता है। और जो भारत के राज्य हैं सीमा साझा करने वाले चाइना से, उनमें 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक में थे तो जम्मू कश्मीर उसको बोला जाता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर चाइना से सीमा नहीं लगाता है और इस समय लद्दाख सीमा लगाता है, इसलिए हम लद्दाख बोलेंगे। और 4 राज्य जो आपके सीमा लगाते हैं चीन से, वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये चारों राज्य जो हिल स्टेशन वाले हैं और चारों स्नो वाले हैं, बर्फ़ वाले हैं, इसीलिए चाइना से सीमा साझा करते हैं। और भारत चीन के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 में, जिसको हम मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो मैक मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और चाइना। बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। संसद का नाम नेशनल असेंबली, यहाँ की राजभाषा है उर्दू। और भारत के साथ जो कुल सीमा लगाता है पाकिस्तान वो 3323 किलोमीटर लगाता है। और भारत के साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उसमें 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ पश्चिम में सीमा लगाते हैं, उत्तर और पश्चिम में। आपको उत्तर में पंजाब लगाएगा पश्चिम साइड में, और गुजरात पश्चिम में, और राजस्थान भी बॉर्डर लगाता है पाकिस्तान से। बात करते हैं नेपाल के बारे में। यहाँ की राजधानी, यहाँ से क्वेश्चन बना था पिछली बार पेट में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, राजभाषा नेपाली। भारत के साथ जो कुल सीमा साझा करता है नेपाल वो 1751 किलोमीटर असली सीमा साझा करता है। और भारत के जो राज्य हैं सीमा साझा करने वाले कुल 5 राज्य हैं। पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के कुल कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ये फर्स्ट मीटिंग में क्वेश्चन आया था। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये 5 राज्य आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। आपका 5वां जो असली सीमा बनाता है वो म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी है नाय पी दाओ और यहाँ की मुद्रा का नाम है वर्मीत क्यात और यहाँ की राजभाषा है वो वर्मी है। और भारत के साथ म्यांमार सीमा लगाता है 1643 किलोमीटर। और जो भारत के 4 राज्य हैं वो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? जो आपके पूर्व में नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार से सीमा लगाते हैं। अब छठा है भूटान। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेट में आया था प्रीवियस ईयर, इसको देखेंगे। भूटान के बारे में देखते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की मुद्रा है नगुलट्रम। संसद का नाम है तशोगत, राजभाषा है जोंगखा। और भारत के साथ कुल सीमा लगाता है 699 अप्रॉक्स 700 किलोमीटर की। और सीमा साझा करने वाले भारत के 4 जो है राज्य हैं म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भूटान से ये 4 राज्य सीमा लगाते हैं। और नोट हमने लिखा है कि भूटान को ही थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। कैसी भूमि? थंडर ड्रैगन की भूमि। किस देश को? भूटान को। और यही क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेट में पूछा गया था, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेट में आया था कि किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो भूटान को। आपको याद रखना है। बात करते हैं 7वां असली और अंतिम असली सीमा लगाने वाला देश, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। यहाँ की मुद्रा का नाम अफगानी रुपया। संसद है सोरा, राजभाषा है दारी पस्तो। और भारत के साथ जो सीमा है कुल 106 किलोमीटर का है। और ये सभी पड़ोसी देशों में सबसे कम सीमा लगाता है 106। सबसे ज़्यादा कौन लगाता है? बांग्लादेश। सबसे कम
अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का। और जो अफगानिस्तान के साथ भारत के जो राज्य हैं सीमा साझा करने वाले, उसमें कोई राज्य नहीं, सिर्फ आपका एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, वो है लद्दाख सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर का। और सीमा रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच, जब पाकिस्तान नहीं बना था तब एक सीमा रेखा बनाया गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच, तो उसको डूरन रेखा कहा गया था। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में भारत अफगानिस्तान ना हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो, तो आप वो भी सही मान सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से सही करिएगा। अब बात कर लेते हैं दो हमारे जलीय सीमा वाले देश हैं उनके बारे में। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो आपका जो है मालदीव है, इसकी राजधानी माले है और मुद्रा यहाँ की मालदीवियन रूफिया है। संसद का नाम मजलिस, राजभाषा दिवेही है। और आपका आखिरी और अंतिम जो पड़ोसी देश है और जल सीमा लगाता है दूसरा, इसका नाम है श्रीलंका। यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धने पुरेकोट्टे। यहाँ की मुद्रा नाम है श्रीलंकाई रुपया। संसद का नाम पार्लियामेंट। और यहाँ की राजभाषा जो है सिंहली या तमिल है। यहाँ जो जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग की जाती है जिस जल संधि से, ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका जहाँ अलग होते हैं, उस जल संधि को कहते हैं पाक जल डमरू, पाक जल संधि। तो भारत श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि। अब कुछ इंपॉर्टेंट मुख्यालय हैं और कुछ संगठन हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके पेट में पूछे गए थे। पहले है सार्क। सार्क का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग। ठीक है, इसमें सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं और जो पहले 7 इसमें थे, लेकिन 8वां जो सदस्य जुड़ा था 2005 में, वो था अफगानिस्तान। इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। इसमें जो 8 सदस्य देश हैं, पिछली बार यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें जो 8 सदस्य हैं, इसमें भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। इसमें कौन से देश शामिल नहीं हैं? चीन व म्यांमार सार्क के सदस्य देश नहीं है। तो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित देशों में सार्क का कौन सा देश सदस्य देश नहीं है। तो आपके ऑप्शन आए थे भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और म्यांमार। तो आपका जो सही उत्तर था वो म्यांमार, क्योंकि म्यांमार और चाइना, मैंने नोट कर दिया अलग से इसके लिए कि म्यांमार और चाइना जो है वो सार्क के सदस्य देश नहीं है। भारत के सभी पड़ोसी देश जो है सार्क के मेंबर हैं, लेकिन चाइना और म्यांमार जो है वो सदस्य देश नहीं है सार्क के। आगे है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का पूरा नाम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग। और बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, म्यांमार को कई बार बर्मा लिखा होता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, और नेपाल। ये कुल मिलाकर 7 सदस्य देश हैं। और बिम्स्टेक की स्थापना होती है 6 जून 1997 को और बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका बांग्लादेश में। नोट, इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और चीन जो है बिम्स्टेक के सदस्य देश नहीं है। ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में है ये। तो सार्क में जो सदस्य देश नहीं है वो म्यांमार और चीन है, लेकिन बिम्स्टेक में चीन और पाकिस्तान, तो चीन जो है दोनों का सदस्य देश नहीं है। और मैंने आसियान नहीं नोट किया है। आसियान मैं आपको बता दे रहा हूँ, आसियान एक होता है, आसियान कंट्री जो है भारत के जो पूर्व साइड में है, आसियान उनको बोला जाता है। इसमें फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ठीक है, मनीला है, ये सब आपके जो फिलीपींस की राजधानी मनीला, ये सब आपके आसियान कंट्रीज़ में आते हैं। और उसमें जो है 10 देश हैं और आसियान का मुख्यालय जो है इंडोनेशिया जकार्ता है। बस आप लोग इतना जान लीजिए, आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया और उसमें 10 देश हैं। भारत उसका सदस्य देश नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि भारतीय संसद, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा सिलेबस में है। तो हमने पॉलिटी में पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर इसको डीपली पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक वाइज सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया गया है। देखिए, भारतीय संसद जो है वो 3 लोगों से मिलकर बनी है। किससे किससे? एक तो राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों से आपके भारतीय संसद का निर्माण हुआ है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो संसद का एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से आपके संसद का निर्माण होता है, इसका गठन होता है। अब पहले हम थोड़ा सा संसद के बारे में कुछ जान लेते हैं, महत्वपूर्ण बातें। यहीं से आपके सारे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में,
ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे और सारे क्वेश्चन यहीं से आए होंगे, वो भी आपको दिख रहा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। देखिए, संसद का जो संविधान में बात की गई वो भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के बारे में, उसके गठन, उसकी शक्तियाँ, उसके प्रोसेस के बारे में बात की गई है। संसद में 2 सदन होते हैं। पहले जो होता है वो राज्यसभा होता है, अनुच्छेद 80 में उसको उच्च सदन या द्वितीय सदन बोलते हैं। और दूसरा जो आपका अनुच्छेद 81 में दिया है वो लोकसभा है, जिसको हम लोग निम्न सदन या प्रथम सदन बोलते हैं। प्रथम सदन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लोगों की सभा है और भारत में जनता ही सब कुछ है, इसलिए प्रथम सदन इसको बोला जाता है। ठीक है, संसद राष्ट्रपति के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बात कर लेते हैं संसद के बारे में। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। अगर संसद में कोई विधेयक पारित हो जाता है लेकिन अंतिम रूप से राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलती है तो वह कानून नहीं बनता है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी चाहिए। अब आप राज्यसभा पढ़ेंगे। राज्यसभा में अनुच्छेद 80 में दिया है संविधान में, और इसका गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को। राज्यसभा की अधिकतम कुल संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करती राज्यसभा के सदस्यों का, इसका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसमें 12 जो सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, खेल, शिक्षा, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में। राज्यसभा के लिए आपको न्यूनतम 30 वर्ष, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम 30 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार पेट एग्जाम में कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं अनुच्छेद 83(1) के तहत। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 89(1) के तहत। जो इसको वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति को, वो भारत के उपराष्ट्रपति जिस टाइम जगदीप धनखड़ जी हैं, और उनको जो वेतन दिया जा रहा है उनको उपराष्ट्रपति के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, उनको इसीलिए वेतन मिलता है। अनुच्छेद 89(1) में ये कहा गया है। बात है 249 अनुच्छेद 249 में राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर संसद द्वारा नया कानून बनवा सकती है। ये जो है शक्तियां हैं राज्यसभा की। हम लोग राज्यसभा की कुछ शक्तियां देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अगला शक्ति है राज्यसभा की अनुच्छेद 312 कि अखिल भारतीय सेवाओं जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनका सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है, परंतु राज्यसभा द्वारा कोई जवाब ना मिलने पर वो धन विधेयक जो है पास मान लिया जाता है। तो ये कुछ जो है शक्तियाँ थी राज्यसभा की। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा में किस राज्य में कितनी सीटें हैं। कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न बनेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल तथा बिहार में 16 सीटें हैं। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें, राजस्थान में 10 सीटें तथा आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं राज्यसभा में। तो ये आपकी सीटें हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग लोकसभा के बारे में। जो लोगों का सभा है इसको प्रथम सदन बोलते हैं। ये आपके संविधान के अनुच्छेद 80 में है। ये अस्थायी सदन है। इसको जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। और लोकसभा में अधिकतम जो संख्या होती है वो 552 होती है। यही क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेट में फर्स्ट मीटिंग में पूछा गया था कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 552 होती है, जिसमें से 530 आपके होते हैं राज्यों से चुने जाते हैं और 20 जो है संघ शासित प्रदेशों से, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, ये हो गया आपके। और 2 जो होते हैं राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते थे जो आंग्ल भारतीय होते थे, लेकिन अब नोट हमने कर लिया है कि 25 जनवरी 2020 को आंग्ल भारतीय सीटों को हटा दिया गया। सीटों को हटाने का मतलब सीट तो 552 है, बस अब जो 2 सीटें होंगी वो वैकेंट रहेंगी, चुनाव उस पर नहीं होगा, राष्ट्रपति अब चुन नहीं सकते हैं। तो सीटें तो आपकी 552 रहेगी। और अभी सब कुछ इसके बारे में पूरा क्लियर, आपको डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो सीटें हैं हमारी लोकसभा और विधानसभा में जिस राज्य में 2026 तक परिसीमन नहीं होगा, जो सीटें हैं वही रहेंगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2001 के अनुसार। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए ST के लिए 47 सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष और इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क
अधिकार के अनुसार होता है। आपकी उम्र अगर आपने 18 वर्ष पार कर लिया है या 18 वर्ष के हैं, आपका मतदाता पहचान पत्र में नाम है, तो आप जो है लोकसभा में वोट डालने का अधिकार आपके पास है। इसका जो पहले जो था वो 21 वर्ष था, लेकिन बाद में चल के एक संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन, और उसी में आपका 18 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष के लिए होता है, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित होता है। ये क्वेश्चन IAS, PCS, UPSSC, ग्रुप डी कोई भी हो, सदाबहार है, डायरेक्ट ऐसे पूछ ही लेता है। 4 ऑप्शन देखे तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति जो होती है, सब बैठक चालू होने के लिए वो 1/10 अर्थात 550 लगभग सीटें हैं, तो 55 हो जाएगी। अगर 55 लोक सदस्य शामिल हैं तभी लोकसभा में बैठक जो है संचालित हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। जो आपके लोकसभा चुनाव जीत कर जाते हैं उन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। और शपथ जो है सदस्य के रूप में लेता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है, जो शपथ जब लेता है उसको प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं, तो जब शपथ लेता है तो वो सदस्य के रूप में लेता है, ना कि वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का शपथ लेता है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है, ठीक है। लेकिन जो उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, अनुच्छेद 118(4) के तहत। जब भी लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाई जाती है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार उस बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष? तो 118(4) के तहत करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अभी सब कुछ हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में, पूरा बस अंत तक आप लोग देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, क्योंकि ये रिवाइज क्लास है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है, बस आप लोग वीडियो को आराम से देखिए। मैं बहुत तेज़ पढ़ाता हूँ, आप लोग को वीडियो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं करना है, सिर्फ एक में करके, और 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी खोपड़ी में घुस जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि लोकसभा, भारत के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो GV मावलंकर 1952 में चुने गए थे, और इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? वो मीरा कुमार। 2009 से लेकर 2014 तक ये भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर रही हैं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। ये कोटा से सांसद हैं, और 2019 से अब तक ओम बिरला ही लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष हुए जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने, महामहिम राष्ट्रपति बने? ये क्वेश्चन PCS में इस बार पूछा गया था। तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। इनको जो है सर्वसम्मत से राष्ट्रपति और भारत के पहले निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, और जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1967 से 1969 तक ये लोकसभा अध्यक्ष थे, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? वो है चांदनी चौक, दिल्ली का। बात कर लेते हैं कि कुछ राज्यों से लोकसभा सीटें, कि किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें, मध्य प्रदेश में 29 सीटें, तमिलनाडु में 39 सीटें, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25-25 सीटें लोकसभा की हैं, गुजरात में 26 सीट और उड़ीसा में 21 सीट। और 2024 में आपका लोकसभा का चुनाव होगा, और इसी राज्यों का ज़्यादा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इन्हीं राज्यों में हैं। बात कर लेते हैं कि सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड में 1-1 सीटें हैं। यही क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो वो ऑप्शन आपके सिक्किम थे, गोवा थे, इस प्रकार तो उसमें आपका सिक्किम सही हो जाएगा। तो सिक्किम में सबसे कम लोकसभा सीटें वो 1 हैं, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड में। चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाहियाँ होती हैं उसके बारे में, कि लोकसभा में प्रथम घंटा होता है, द्वितीय घंटा होता है, तृतीय घंटा, इस प्रकार से। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियाँ हम लोग देखेंगे। जो दिन के आपका 11 बजे से लोकसभा चालू होता है, 11 से 12 बजे जो है प्रश्नकाल होता है, 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल होता है, और 1 बजे से 2 बजे तक आपका लंच होता है, जिसको जो खाना है खाए, और फिर 2 बजे से 5 बजे तक ये राज्यसभा चलती है, और इसमें विधि निर्माण का काम होता है। फिर 2 बजे से ही 6 बजे तक का लोकसभा का काम होता है, और लोकसभा में सरकारी कार्य या फिर विधायी कार्य के लिए काम किया जाता है। तो इस प्रकार से लोकसभा के और राज्यसभा की कार्यवाहियाँ चलती हैं। अब हम लोग बात करते हैं, हमने देख लिया राज्यसभा और लोकसभा। अब हम देखेंगे कि राज्य की विधायिका। जिस प्रकार से हमने देखा
कि भारत की संसद 3 लोगों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार सेम अगर आपने एक पॉइंट को समझ लिया तो ये भी आपके राज्य विधायिका सेम वैसे ही होती है। और राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। राज्यपाल किसी भी सदन के विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह राज्य विधायिका एक अभिन्न अंग होता है, जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था। अब एक एक चीज़ों को हम लोग समझते चलते हैं। और पॉलिटी वाली मैराथन अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर पूरी पॉलिटी की 1 घंटे में मैराथन पूरी समझ सकते हैं। पेट में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। विधान परिषद की बात करते हैं। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, ये भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है। इस समय विधान पहले 7 राज्यों में था, जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब 6 राज्यों में। जब से जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग अलग हो गया तो वहाँ से विधान परिषद कट गया है। विधान परिषद अनुच्छेद 169 में है। विधान परिषद जैसे राज्यसभा उच्च सदन होता था, इसी प्रकार विधान परिषद आपका उच्च सदन और द्वितीय सदन है। इसके लिए भी न्यूनतम सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसको जो है राज्यपाल भंग नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं विधान परिषद वाले राज्य। 6 राज्यों में सिर्फ विधान परिषद है। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश में 100 सीटें, बिहार में 75 सीटें, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40 सीटें हैं। तो इसका एक ट्रिक है, तू भी मजे कर, तो जे उसमें से काट दो, बाकी तू भी म कर, जे छोड़ दो। जम्मू कश्मीर बाकी वो ट्रिक जो आप लोग पढ़ते थे उसमें जे काट के बाकी 6 राज्यों में। नोट है एक कि उड़ीसा और असम में जो है विधान परिषद बनाने के लिए संसद से मंजूरी मिल गई है। अब देखना ये है कि उड़ीसा और असम अपने अपने विधान परिषद कब बनाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट है। बात कर लेते हैं विधानसभा की। विधानसभा अनुच्छेद 170 में संविधान में उल्लिखित है। विधानसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों की सदन है, जनता डायरेक्ट इसमें वोट डालती है। और इसका कार्यवर्ष जो होता है 5 वर्ष। ये अस्थायी सदन होता है। इसमें मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। और न्यूनतम विधानसभा यानी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, MLA बनने के लिए आपको 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के अनुसार जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के अनुसार होता है। ठीक है, किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 व न्यूनतम सीटें 60 हो सकती हैं, लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद हैं जहां 60 सीटें नहीं हैं। जैसे मैंने ले लिया है नोट अपवाद में, गोवा और मिजोरम में 40-40 सीटें हैं और सिक्किम में सिर्फ 32 सीटें हैं। तो ये जो है इसका अपवाद है, 3 राज्य, गोवा मिजोरम में 40-40 और सिक्किम में 32 सीटें। देखिए, जिस प्रकार हमने देखा था लोकसभा में 1/10 कोरम पूर्ति होनी चाहिए, यहाँ वैसे विधानसभा में कोरम या गणपूर्ति के लिए 1/10 होना चाहिए सदस्यों की संख्या। और विधानसभा में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में मतदान करते हैं, लेकिन जो विधान परिषद के लोग होते हैं वो राष्ट्रपति को वोट नहीं डालते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। मतलब जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को, और जो विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र जो है विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। अब बात कर लेते हैं कुछ राज्यों में महत्वपूर्ण जहाँ विधानसभा सीटें कितनी कितनी हैं। देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 403, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243, तमिलनाडु में 234, मध्य प्रदेश में 230 और आगे आपका है कर्नाटक में 223, राजस्थान में 200, फिर जो है केरल में 140। हमने महत्वपूर्ण लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 90-90 सीटें हैं। दिल्ली और उत्तराखंड में 70-70 सीटें हैं। पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। और आपका नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में 60-60 सीटें हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, यहाँ पे जो है 60-60 सीटें हैं। कहाँ कहाँ? नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आपके सिलेबस में टॉपिक है कि विश्व के प्रमुख देशों की मुद्राएं और उनकी राजधानियां। तो हम लोग महाद्वीप वाइज पढ़ते चलेंगे। मैं आपको इसमें अब टिक नहीं करूंगा क्योंकि बार बार टिक करना हटाना बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको सीरियल वाइज पढ़ते चल रहा हूं, आप लोग एक एक करके पढ़ते जाइएगा, ठीक है। मुद्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। फिलहाल आप लोग मुद्रा बीच में लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसको मैं पढ़ते चलता हूँ। यहाँ पे देश होगा, यहाँ पे मुद्रा, यहाँ राजधानी। तो मैं आपको देश बताऊँगा और राजधानी बताऊँगा, बाकी आप लोग उसका अगर मुद्रा देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सारा देखेंगे। आपके क्वेश्चन जो पेट में आए हैं मैंने उसको भी यहीं से लिया, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इस बार तो 4 क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि 4 मीटिंग में पेट का एग्जाम है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, सिंगापुर सिटी। हांगकांग की विक्टोरिया, ब्रुनई की बांदरसेरी बेगावन, गुआम का अगाना। ये जो हमने लिया है
ये एशिया महाद्वीप का है। हमने लगभग 54 देशों का लिया है एशिया महाद्वीप की राजधानी, ठीक है, जिस महाद्वीप में हम लोग रह रहे हैं, और ये विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से हो, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो। चलिए, सिंगापुर का सिंगापुर सिटी, हांगकांग का विक्टोरिया, ब्रुनई का बांदरसेरी बेगावन, गुआम का अगाना, ताइवान का ताइपे, सीरिया का दमिश्क, साइप्रस का निकोसिया, इराक का बगदाद, कुवैत का कुवैत सिटी, जॉर्डन का अम्मान, बहरीन का मनामा, ओमान का मस्कट, कतर का दोहा, कंबोडिया का न्यामपेन, यमन का साना, सऊदी अरब का रियाद। देखिए, यही क्वेश्चन आपको पेट में देखने को मिला था। यहाँ की करेंसी रियाल है और यहाँ का राजधानी जो है रियाद है। प्रीवियस ईयर पेट में क्वेश्चन आया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहले थी, अब हो गई है श्री जयवर्धनीपुर कोट्टा। मालदीव की राजधानी माले, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, उत्तर कोरिया जो नॉर्थ कोरिया है उसकी राजधानी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की सियोल, किर्गिस्तान की बिश्केक, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, इजराइल की जेरूसलम, अफगानिस्तान की काबुल, कजाकिस्तान का अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना जो कि अब हो गई है नूर सुल्तान, ठीक है, नूर सुल्तान याद कर लीजिएगा। चीन की राजधानी बीजिंग, जापान की राजधानी टोक्यो, तुर्की की राजधानी अंकारा, यहाँ की मुद्रा लीरा बहुत पूछी जाती है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्काबाद, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, भूटान की राजधानी थिम्पू, म्यांमार की राजधानी नेपिदा या फिर नेपिदा, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, लाओस की राजधानी वियंतियन और वियतनाम की हनोई, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स जिसको बोलते हैं, उसकी राजधानी अबू धाबी, मकाऊ की मकाऊ, फिलीपींस की मनीला जो आसियान कंट्री में है। हमने एशिया का देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के देश। पहला है स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड की है मबाबाने, मेडागास्कर की है एंटानानेरियो, गिनी की है कोनाक्रे, कोटे द आइवरी की जो है यामोउस्क्रो, कोमोरोस को मोरोनी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टोगो की लोमे, ये इंपॉर्टेंट, टोगो की लोमे, नाइजर की नियामी, मध्य अफ्रीका गणराज्य की बांगुई, बुरुंडी की कीतेगा, कैमरून की याओंडे, जिबूती की जिबूती है, ठीक है, रवांडा का किगाली, इंपॉर्टेंट है ये, कांगो का ब्राज़ीले, सेनेगल डकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेनेगल का डकार, बेनिन, अब जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बोलूँगा, ठीक है, गैबोन लिब्रेविले, चाड का एनत जामेना, माली का बमाको, रीयूनियन का सेंट डेनिस, केन्या का नैरोबी, सोमालिया का मोगादिशु, तंजानिया का डोडमा, अल्जीरिया का अल्जीरियर्स, ट्यूनीसिया का ट्यूनिस, लीबिया का त्रिपोली, इंपॉर्टेंट है, मिस्र काहिरा, सूडान खार्तूम, मॉरिशस पोर्ट लुइस, सेशल्स विक्टोरिया, साओटोम का, अंगोला का राजधानी लुआंडा, घाना का अक्रा, मलावी का लिंगोगवे, इथोपिया का अदिस अबाबा, मोरक्को का रबात, बोत्सवाना गेबरोन, मोजाम्बिक की मपूतो, जाम्बिया की लुसाका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का किंशासा, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा, दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया अब या फिर केप टाउन, युगांडा की राजधानी कंपाला होती है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण राजधानियाँ थी। अब हम लोग जो है अमेरिका का देख लेते हैं, जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसकी हम लोग जो उसमें 14 देश हैं और इसमें जो है सारे देश जो है स्थल जली सीमा बनाते हैं, कोई ऐसा देश नहीं है जो स्थलीय सीमा बनाता हो, स्थलरुद्ध देश हो, सब जो है जल से कनेक्ट हैं। तो उत्तरी अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी है। कनाडा की राजधानी ओटावा, सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की राजधानी किंग्सटाउन, ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट आपका बहामास जो है इसकी राजधानी नसाउ, जमैका का किंगस्टन, फिर आपका जो है क्यूबा है 12 नंबर पे, क्यूबा का हवाना, ग्रीनलैंड की नूक और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी और कोस्टारिका की राजधानी है सैन जोस। ये क्वेश्चन पेड में प्रीवियस ईयर में सेकंड मीटिंग में पूछा गया था, कोस्टारिका की राजधानी कहाँ है, तो सन जोस। अल सल्वाडोर इसकी राजधानी है सान सल्वाडोर, ग्वाटेमाला सिटी, निकारागुआ, मानागुआ, नीदरलैंड एंटिल्स की राजधानी विलमस्टर्ड, बाकी इधर जो है पनामा का पनामा सिटी और हैती का पोर्ट ओ प्रिंस,
संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका महाद्वीप का, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो प्रमुख देश हैं उनके बारे में। गुयाना की राजधानी जो है जॉर्ज टाउन है, ये इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया बोगोटा, चिली सैंटियागो, उरुग्वे मोंटेविडियो, सूरीनाम का परामारिबो, पेरू का लीमा, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, बोल्विया का लापाज, पराग्वे का अंसुसियन पराग्वे का होता है, और इक्वाडोर का क्वेटो, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स और वेनेजुएला का बोलीवर यहाँ की मुद्रा है और राजधानी है कराकस। इंपॉर्टेंट है ये अर्जेंटीना और वेनेजुएला वाला। बात कर लेते हैं यूरोप महाद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट देश, और सभी आपको पढ़ के जाना है, एक बार एक झलक देख के जाना, क्योंकि आपको इसमें मिलान करने को आता है कौन सा गलत है या कौन सा सही है, तो आप कर ले जाएंगे मुझे उम्मीद है। लग्जमबर्ग का होता है लग्जमबर्ग सिटी, और फ्रांस की राजधानी पेरिस, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, आयरलैंड की राजधानी डबलिन। और यूरोप में ज़्यादातर सबकी मुद्रा जो है यूरो होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप यूरो मार दीजिएगा। लंदन की पाउंड है, याद रखिएगा। माल्टा की राजधानी वालेटा, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, इसके बाद लाताविया रीगा इसकी राजधानी है। रूस की राजधानी मॉस्को है। वैसे तो रूस जो है एशिया में भी है और यूरोप में भी है, तो यहाँ पर यूरोप में हम रसिया को पढ़ रहे हैं, हमने एशिया में नहीं पढ़ा था। तो रूस की जो करेंसी है रूबल है, और रूस का जो राजधानी वो मॉस्को है। आर्मेनिया का एरेवान, बेलारूस का मिस्क, मेसिडोनिया का स्कोप्जे, सर्बिया का बेलग्रेड, स्लोवानिया का लजुब्जाना। आगे बढ़ते हैं। क्रोएशिया का जाग्रेव, डेनमार्क का कोपेनहेगन, नॉर्वे का ओस्लो, स्वीडन का स्टॉकहोम, आइसलैंड का रेक्जाविक, इटली का रोम, स्पेन का मैड्रिड, पुर्तगाल का लिस्बन, जर्मनी का बर्लिन, यूनान का एथेंस। यहीं पर पहला ओलंपिक खेल हुआ था यूनान में। और महत्वपूर्ण जो यूरोप के हैं देश वो फिनलैंड है, इसकी राजधानी हेलांस्की, नीदरलैंड एम्स्टर्डम, ऑस्ट्रिया वियना, बुल्गारिया सोफिया, पोलैंड वारसा, हंगरी बुडापेस्ट, यूक्रेन कीव, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग और रोमानिया की बुखारेस्ट। यूरोप के और महत्वपूर्ण देश हैं जैसे अजरबैजान की बाकू, जॉर्जिया का तिब्लिसी, अल्बानिया का तिराना और स्लोवाक गणराज्य का ब्रातिस्लावा। ये जो है इंपॉर्टेंट राजधानी हमने देखा, करेंसी देखा और देश देखे। वहीं से आपके 2 क्वेश्चन बने थे। अब हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बने थे पिछली बार, इस बार आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे, चारों मीटिंग में एक एक प्रश्न। जो भी सिलेबस है सभी टॉपिक से आपके प्रश्न बनने हैं। तो देखेंगे हम लोग। पहला हमारा है 4 जनवरी को मनाया जाता है, जिस पे मैंने टिक कर रखा है, ये तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसे करते जाता हूँ आप लोग को बिना पेन चलाए, तो जिस पे टिक लगा हुआ ऑलरेडी आप लोग समझ जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ये लुइस ब्रेल थे, उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और ये इन्होंने एक ब्रेल लिपि का खोज किया था, उसीलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, विश्व हिंदी है। अभी राष्ट्रीय हिंदी 14 सितंबर को प्रीवियस ईयर पूछा गया था क्वेश्चन। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, ये आर्मी डे मनाया जाता है, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। अभी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आगे मिलेगा 11 अक्टूबर के आसपास, लेकिन 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, ये आप सबके लिए होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 27 मार्च विश्व रंगमंच थिएटर दिवस, 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ठीक है,
देखिए इसका एक ट्रिक है, 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। अब भाई गौरैया अगर आ गई तो रहेगी कहाँ, तो वन में रहेगी, तो 21 मार्च को हम मनाएंगे वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस। और अगर वन में रहने लगी तो उसके लिए भाई कुछ चाहिए खाने पीने के लिए, तो पानी चाहिए पीने के लिए, तो 22 मार्च को मनाएंगे वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। और 23 मार्च को फांसी हो गई थी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को, और इसीलिए हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम लोग गांधी जी की जयंती को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये सब ऑप्शन के हिसाब से आप लोग काटिएगा। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को इंपॉर्टेंट है विश्व टीबी दिवस। तपेदिक जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है और ये 24 मार्च को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही जो आपकी WHO की स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, भी हम लोग बात करेंगे आगे। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, इंपॉर्टेंट है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये तीनों आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इन्वायरमेंट से संबंधित है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इंपॉर्टेंट है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को ही विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। 11 मई को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण 11 मई के दिन ही किया था। 15 मई को विश्व परिवार दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत ने UN में इसकी मांग रखी थी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, और ये किसकी जन्म दिवस पर, PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना यही PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर। और जो BC राय पुरस्कार होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। BC राय यानी विधान चंद्र राय, ये क्वेश्चन देखिए जो लिखा हुआ है, आप लोग इसको समझिए ध्यान से। विधान चंद्र राय मतलब BC राय, और जो BC राय पुरस्कार वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। यही क्वेश्चन लेखपाल में इस बार पूछ लिया गया था, क्योंकि मैंने लेखपाल का पेपर दिया था और मेरे 92 प्रश्न ऐसे नहीं सही हुए हैं। मैंने सारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको पेट का पढ़ा रहा हूँ जो है, ऐसे ही मैंने लेखपाल के लिए पढ़ा था, तब मेरे जो है 92 क्वेश्चन सही हुए हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 14 सितंबर को जो मनाया जाता है वो हिंदी दिवस, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब है, मैंने आपको ऊपर बता दिया था, जनवरी महीने में। 14 सितंबर को हिंदी दिवस राष्ट्रीय, ये पेट में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, ये विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर अभियंता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस, मैंने आपको अभी 21 फरवरी को शायद बता दिया था, तो वो सॉरी उसके लिए। 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस होता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है। ये जो भी क्वेश्चन आपको बोरिंग भले करेंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, सिर्फ आपको रिवाइज करना है, बोर नहीं होना है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, महात्मा गांधी की जयंती है और इसी को 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस होता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और विश्व डॉल्फिन दिवस होता है। ये क्वेश्चन आपके PCS में पूछा गया था कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, डॉल्फिन डे, तो 5 अक्टूबर को इस बार के PCS में आया था क्वेश्चन। तो विश्व शिक्षक दिवस और डॉल्फिन डे जो भी होता है मैं अपडेट कर देता हूँ उसको बुक से, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर जो भी पढ़ने वाला लड़का होगा उसके समझ में सारी वीडियो आएगी। और कुछ बच्चे हैं अभी तुरंत कमेंट करेंगे वीडियो देखने के बाद, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ा, ये किया वो किया। जो कमियाँ होती हैं उसको भी वो लोग बताते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो मेरी कमियाँ हैं मैं भी उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। वैसे मैं बहुत कम ही कोशिश करता हूँ, जाने अनजाने में ईश्वर हैं, तो हम लोग मानव हैं, हम लोग से कोई गलती हो जाएगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है भारत में। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस।
11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। बात करते हैं 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये क्वेश्चन पिछली बार पेट में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर फर्स्ट मीटिंग में पेट में पूछा गया था कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या फिर पूछ लिया गया था राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया गया, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन होता है और 24 अक्टूबर को इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। पेट में क्वेश्चन आया था। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस है, इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को चाचा नेहरू की जन्म दिवस पर बाल दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, यहाँ टेलीविजन डे टीवी डे है, और हमने ऊपर जो देखा था 24 मार्च को वो तपेदिक दिवस था। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस, इसी दिन हमने 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 7 दिसंबर को झंडा दिवस, और झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में नहीं है तो जेबी कृपलानी। मैंने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट की मैराथन में पढ़ाया है। अगर आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट की मैराथन नहीं देखा है तो आज ही जाकर डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं और इंस्टाग्राम का भी लिंक, वहाँ से मुझे फॉलो करके आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं। झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को, सशस्त्र बलों का ये होता है एसएसबी का। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, और 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की स्थापना हुई थी, इसीलिए 10 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाते हैं। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, इसी दिन गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, इसीलिए हम लोग 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर हम लोग राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किसान घाट कहाँ है? नई दिल्ली में। 24 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस में। अगला है आपके टॉपिक जो दिया है सिलेबस में है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालयों की। तो आपको मैं 20 से 25 मुख्यालय बताऊंगा, आपके क्वेश्चन यहीं से फंसे हैं पेट में, मैंने वो भी आपको दिखाया है एज अ प्रूफ के तौर पर। तो हम देखते हैं विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय एक सीरियल वाइज। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, जिस पे मैंने पहले से टिक कर रखा है वो समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्यालय दुबई में यूएई में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में इसका मुख्यालय है। इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन फ्रांस में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। अरब लीग का मुख्यालय है काहिरा मिस्र में, और क्योंकि अरब लीग नाम से ही पता चल रहा है अरेबियन कंट्री की बात कही जा रही है, तो इसलिए अरब का जो अरब लीग है उसका मुख्यालय काहिरा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका मुख्यालय है वाशिंगटन। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ का दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। लेकिन जब भी आपको यू से मिल जाएगा यानी यूनाइटेड लग जाएगा, आगे संयुक्त हो जाएगा, तो उसका लगभग जो है न्यूयॉर्क में उसका मुख्यालय होता है। जैसे यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिर हम बात करते हैं 11वां जो हमारा मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। FAA इंपॉर्टेंट है, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके मुख्यालय इटली रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल जो जस्टिस जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, वो पेट में प्रीवियस ये पूछा गया था, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में। प्रीवियस ईयर सेकंड मीटिंग में ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया था। अगला है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, इंपॉर्टेंट है, भी भूल गया हूँ टिक लगाना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है अमेरिका में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स, और परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, इसी को हम लोग कॉमकॉन बोलते हैं, इसकी राजधानी मास्क रसिया में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी UNHRC का जिनेवा में है, और विश्व मौसम संगठन विज्ञान संगठन इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो ज़्यादातर जिनेवा, पेरिस, ब्रुसेल्स यहाँ पे मुख्यालय हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वियना में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन इंग्लैंड में है, और अफ्रीका जो यूनियन है वो इसकी राजधानी अदिस अबाबा में है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष जो मुख्यालय है ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, और OECD का मुख्यालय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसका पेरिस में है।
पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन, जिसको हम लोग ओपेक बोलते हैं, ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। और अंकटाड, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में है। और आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में है। इसमें कुल 10 देश शामिल हैं। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। देखिए संयुक्त राष्ट्र लग गया तो ये न्यूयॉर्क आ गया। विश्व आर्थिक मंच जो है ये, इसकी बैठक ज़्यादातर दावोस में होती है, ये जिनेवा में स्विट्जरलैंड इसकी मुख्यालय है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल। और एपेक का जो एपेक है वो अलग है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। तो ये जो है महत्वपूर्ण हमने देखे विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय। अगला टॉपिक आपके है सिलेबस में कि भारत के जो पर्यटन स्थल है महत्वपूर्ण, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन पेपर में पिछली बार 2 बने थे उसको भी हमने इंक्लूड किया है। और एक भी प्रश्न हमने छोड़ा नहीं है। जो भी बच्चा पढ़ने वाला होगा, जो बच्चा पेट के लिए सीरियस होगा, मैं दावा कर सकता हूँ कि ये वीडियो उसको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने एक भी प्रश्न, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, सारे टॉपिक इंक्लूड किया है। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने भारत के राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री मैंने इस वीडियो में ना लेकर मैं उसको करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाऊँगा। ठीक है, एक टॉपिक को मैं रिप्लेसमेंट करूँगा करंट अफेयर्स के टॉपिक में। भारत के पर्यटन स्थल, ठीक है, अब देखना है आप लोग बताइए कि कहाँ कहाँ आप लोग घूम चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कई राज्यों में, कई जगहों पर, मंदिर मस्जिद में टूर कर चुके होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ आप लोग घूमे हैं। मैं सभी राज्यों का नाम लूँगा, सभी जगहों का, आप लोग बताएंगे कि सर मैं यहाँ घूमा हूँ, सर मैं यहाँ, मेरी इच्छा है जाने की। जो अच्छा प्लेस लगे तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल मैंने एक साइड लिया है, फिर मैंने स्थान लिया है, और फिर उस स्थल को किसने बनवाया है, निर्माण करता, उसको मैंने लिया है। देखिए मध्य प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं तो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये खजुराहो में पड़ता है। इसको चंदेल शासकों ने बनाया था। और ये क्वेश्चन आपका पेट में प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि खजुराहो का मंदिर कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश में, कंदरिया महादेव मंदिर। अगला है मध्य प्रदेश में ही 64 योगिनी का मंदिर, ये भी खजुराहो में है। सांची का स्तूप, जिसको मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था, ये विदिशा में है। मध्य प्रदेश से इतनी है। बाकी जो जलप्रपात हैं, जैसे जबलपुर धुआंधार जलप्रपात हो गया, ठीक है, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब मैं भूगोल की कक्षा में आपको कराऊंगा। जब जलप्रपात, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, चोटी और वाटरफॉल कराऊंगा तो उसमें आपको राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, सारे जो है भूगोल की कक्षा में आपकी होगी, वो सिलेबस में जो आपके दिया है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए सीधा पूछ लिया था, अजंता और एलोरा की गुफा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सेकंड मीटिंग में पूछा गया था। तो ये जो है औरंगाबाद में है। एलोरा की गुफा को बनवाया था राष्ट्रकूटों ने, और अजंता की गुफा ये भी औरंगाबाद में, इसको बनवाया था 3 लोगों ने, सातवाहन वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने और वाकाटक वंश ने। बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने। ये जो है इसको द्वितीय ताजमहल या फिर ब्लैक ताजमहल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ताजमहल सेम ताजमहल की तरह ये ब्लैक पत्थरों से निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। बीबी का मकबरा ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बात करते हैं मुंबई में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे एलिफेंटा की गुफा, कन्हेरी की गुफा और गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में जो बना था, ये भी जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित है। ये भारत के कुछ जो है प्रमुख पर्यटक स्थल है। बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं, कैलाशनाथ का मंदिर है, वो कांचीपुरम, इसको बनवाया था पल्लव राजा ने। मीनाक्षी मंदिर है, ये मदुरई में है तमिलनाडु में, इसको बनवाया था पांड्या राजा ने। और बृहदेश्वर का मंदिर जो है ये तंजौर में है, जिसको पहला नाम तंजौर था, इसको बनवाया था राजराज प्रथम ने। ठीक है, बाकी ये बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश, यहीं से आपके जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनेंगे पेट में। यूपी से धमेक स्तूप सारनाथ बनारस में, इसको बनवाया था मौर्य शासक अशोक ने। सारनाथ का स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, तो ये भी जो है सारनाथ से लिया गया है, इसको भी मौर्य राजा अशोक ने बनवाया था। भीतरगांव का मंदिर है कानपुर में, इसको बनवाया था गुप्तों ने। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये भी ललितपुर में आपका झांसी के पास में पड़ता है, मध्य प्रदेश से बॉर्डर लगाता है ललितपुर, ये जो है 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसको भी गुप्त वंशों ने बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, इसको बनवाया था आसिफुद्दौला। और लखनऊ में कुछ चीज़ें हैं जैसे रूमी दरवाज़ा, छोटा इमामबाड़ा और द रेजिडेंसी, ये भी आपके लखनऊ में है। बात करते हैं और यूपी के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। आगरा का किला, ये आगरा में है, इसको बनवाया था अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा, ये फतेहपुर सीकरी, ये भी जिला आगरा है, इसको बनवाया था अकबर ने। ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था बुलंद दरवाज़ा, और ये सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, ये आपका आगरा में पड़ेगा।
और 1983 को ताजमहल को 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था और ये विश्व विरासत में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थान है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल के जो डिज़ाइनर थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे जिन्होंने डिज़ाइन किया था। नोट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1983 में और भी 3 चीज़ों के ताजमहल के साथ साथ यूनेस्को में शामिल किया गया था। वो था आगरा का किला, अजंता का गुफा औरंगाबाद में, एलोरा की गुफा ये भी औरंगाबाद में महाराष्ट्र में। तो ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा ये 1983 में चारों को विश्व विरासत में शामिल किया गया था। बात करते हैं यूपी में शीश महल, खास महल, ये आगरा में है, इसको बनवाया था शाहजहां ने। और एतब-उद-दौला का मकबरा ये आपका आगरा में है, इसको बनवाया था नूरजहां ने अपने पिता गयासुद्दीन बेगम की याद में, गयासुद्दीन बेग की याद में। बिहार से बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट है शेर शाह सूरी जो है इसका मकबरा बिहार में है और इसको बनवाया था शेर शाह सूरी के पुत्र ने। उड़ीसा में चलते हैं घूमने हम लोग। अब उड़ीसा में क्या क्या घूमेंगे आप लोग? उड़ीसा में कोणार्क का सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, ये कोणार्क उड़ीसा में है, इसको बनवाया था राजा नरसिंह देव ने और इसी को हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाएगा कि ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। लिंगराज का मंदिर ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। पुरी जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा होती है वो उड़ीसा में और इसको बनवाया था पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन, ये कलिंग शासक था। ठीक है, और जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो भगवान कृष्ण को समर्पित है और हर साल यहाँ से रथ यात्रा भी निकलती है। कर्नाटक में चलते हैं हम लोग घूमने। अब साउथ में कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर, यह है हम्पी कर्नाटक में, इसको बनवाया था कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने। और जो कर्नाटक का विरूपाक्ष मंदिर है ये भगवान भोलेनाथ शिव महादेव को समर्पित है। चलते हैं हम लोग दिल्ली, भारत की राजधानी में घूमने। और दिल्ली में घूमते हैं क्या क्या, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में है, ऐबक ने बख्तियार काकी के जो है याद में उनके कहने पे बनवाया था कुतुब मीनार। और इसको बनवाने में शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर जो उसकी मृत्यु हो जाती है 1210 के आसपास, फिर उसका जो है अगला शासक आता है इल्तुतमिश, उसको बनवाता है 4 तल्ला। इसके बाद फिर जो है फिरोज शाह तुगलक 5वां तल्ला और उसका निर्माण फिर से जो ध्वंस थोड़ा हो जाता है, गड़बड़ी हो जाता है उसमें, तो उसको सही कराता है फिरोज शाह तुगलक। तो ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इस पर काम किया था, दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे। अगला है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये भी दिल्ली में, इसको इल्तुतमिश ने 1231 में बनवाया था। ये भारत का पहला मकबरा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा है और इल्तुतमिश ने अपने बेटे की याद में इसको बनवाया था। अलाई दरवाज़ा ये जो है दिल्ली में है, इसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा अलाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और भारत में पहला वास्तविक गुंबद जो बना था, ठीक है, ऐसे जो बनता है इसके ऊपर जो गुंबद होता है, ये पहला अलाई दरवाज़ा में देखने को मिलते ही। दिल्ली में और कुछ महत्वपूर्ण है, सिकंदर लोदी का मकबरा, ठीक है, जिसने आगरा शहर को बसाया था, सिकंदर लोदी, उसका मकबरा भी दिल्ली में है और इसको बनाया था मकबरे को इब्राहिम लोदी ने। लाल किला भी दिल्ली में भी है और एक आगरा में है। दिल्ली वाले लाल किला को शाहजहां ने और आगरा वाले लाल किला को अकबर ने बनवाया था। और लाल किला के अंदर ही दीवाने आम तथा दीवाने खास, इसको भी शाहजहां ने बनवाया था। पुराना किला है दिल्ली में, इसको बनवाया था शेर शाह सूरी ने। राष्ट्रपति भवन भी दिल्ली में है, इसको लुटियंस ने 1929 में इसको डिज़ाइन किया था, बनाया था। और इंडिया गेट 1931 में बना था जो दिल्ली में है। अगर कभी आप इंडिया गेट जाएं तो देखिएगा कि 1914 से 1918 जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो सैनिक मारे गए थे भारत के, उसमें सभी का नाम लिखा गया है इंडिया गेट के ऊपर। तो आप लोग जब जाइए तो सिर्फ फ़ोटो ही मत खिंचवाइए, वहाँ पर नेशनल वार मेमोरियल उसके पीछे मोदी जी ने बनवा दिया है, इंडिया गेट है, उस सबको देखिए, समझिए, अपने जो है विरासत को पहचानिए और अपने विरासत की रक्षा करने में, अपने राष्ट्र धरोहर को बचाने में अपना सहयोग दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे चार मीनार ये हैदराबाद में 1591 में इसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। गोलकुंडा का किला, ठीक है, पहले ये ईंटे से बना था, फिर बाद में जो है मिट्टी का था पहले, फिर बाद में पत्थर का इसका निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ये भी हैदराबाद तेलंगाना में है। हवा महल जयपुर राजस्थान में है, जैसा कि लग रहा होगा हवा महल, तो हवा महल मतलब बहुत सारे अच्छी हवाएँ आती हैं। तो मैं तो यहाँ घूमने गया हूँ, मैंने देखा था, काउंट तो नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर माना जाता है कि 953 खिड़कियाँ इसमें लगी हैं। और इसको बनवाया था सवाई प्रताप सिंह, क्योंकि राजस्थान के जो शासक होते थे वो अपने नाम के आगे सवाई लगाते थे, ठीक है। वहीं पर हवा महल है, वहीं पर जल महल है, वहीं पर आपका जंतर मंतर है, ये सारी चीज़ें राजस्थान में हैं। जंतर मंतर तो दिल्ली में भी है, लेकिन राजस्थान अगर ऑप्शन में जयपुर है तो वहाँ आप लगाइएगा जयपुर। मोती मस्जिद 2 हैं, एक मोती मस्जिद दिल्ली में है, एक मोती मस्जिद आगरा के लाल किले में है।
तो जो दिल्ली के मोती मस्जिद है लाल किला में, उसको औरंगजेब ने बनवाया था, और जो आगरा का है उसको शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये आता है। बात कर लेते हैं हम लोग सेंट कैथेड्रल चर्च की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च है और ये गोवा में है। इसको जो है पुर्तगालियों ने बनवाया था। जब भारत में सबसे पहले शासन करने वाले जो है पुर्तगाली थे और सबसे अंतिम में भारत छोड़ा था पुर्तगालियों ने। बात करते हैं वेलूर मठ, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेलूर मठ कोलकाता में है। इसको अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था। और शांति निकेतन, ये भी जो है कोलकाता में है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका निर्माण कराया था और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और एशिया के प्रथम व्यक्ति बन गए थे 1913 में जो नोबेल पुरस्कार जिनको मिला था। उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये क्वेश्चन पिछली बार पेट में पूछा गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 2 राज्यों के लिए, 2 राष्ट्रों के लिए नेशनल एंथम का रचना किया है। भारत और बांग्लादेश के लिए अमार सोनार बांग्ला, और भारत के लिए जनगण मन। अमार सोनार बांग्ला और राष्ट्रगान जनगण मन, ये 2 देशों के लिए गाने वाले एकमात्र रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और एशिया के प्रथम व्यक्ति इनको नोबेल मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। ये क्वेश्चन पेट में पूछ लिया गया था आपका प्रीवियस ईयर। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, इसको वास्तुपाल और तेजपाल जो है बनवाए थे। ये जैनियों का मंदिर है और ये माउंट आबू राजस्थान में है। ये गुजरात से भी पास में पड़ता है और राजस्थान में तो है ही। अगर आप दिल्ली से घूमना चाहते हैं तब भी आराम से जा सकते हैं कोई। अब मैं जो मेरा ट्रिप बनेगा घूमने का वो मैं माउंट आबू ही जाऊंगा। झूलती मीनार अहमदाबाद गुजरात में है। इसको सीडी बशीर ने बनवाया था। साबरमती आश्रम, इसको 1917 में महात्मा गांधी ने बनवाया था। और निशांत बाग जम्मू कश्मीर में आसिफ खान ने बनवाया था। स्वर्ण मंदिर की छत जो कही जाती है उसको अमृतसर है पंजाब में है, उसको बनवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। तो यहाँ तो मैं गया हूँ, बहुत सारे प्लेस पे मैं गया हूँ। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि भारत के पड़ोसी देश जो हैं या विश्व में जो और भी इंपॉर्टेंट देश हैं उनके जो है राष्ट्रीय खेल क्या हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपके सिलेबस में ये भी दिया हुआ है कि भारत एवं विश्व के खेल। तो हम देखते हैं भारत और विश्व के खेल। देखिए, भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है लेकिन फिर भी प्रचलित है एक हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है प्रचलित होने के कारण हॉकी को, लेकिन मुझे लगता है हॉकी ज़्यादा खेली नहीं जाती है आजकल। क्रिकेट को कर देना चाहिए सरकार को, संसद में कोई विधेयक लाके। स्पेन का है सांड युद्ध, स्पेन में जो है सांडों को लड़ाया जाता है, इसका जो है राष्ट्रीय खेल है। कनाडा में आइस हॉकी, क्योंकि कनाडा जो है बर्फ़ से ढका होता है तो शीत ऋतु में आइस हॉकी होती है और ग्रीष्म ऋतु में लाक्रोसे होती है। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय है कंगारुओं का राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। ब्राज़ील का फुटबॉल, नेपाल का वॉलीबॉल, लेकिन उससे पहले 2017 से पूर्व जो है दंडी बियो हुआ करती थी। हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, चीन का है टेबल टेनिस। मैंने पहले भी आपको बताया था जब मैंने पड़ोसी देश बताए थे। तो पड़ोसी देश से क्वेश्चन आपके जरूर एकदम पक्का बनेंगे। अगर आपको दिया है यहाँ से 10 प्रश्न आपके बनते हैं तो 10 टॉपिक है तो यहाँ से एक एक प्रश्न आपके सारे टॉपिक से लगभग बन जाएंगे। जो मैं पढ़ा दिया हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटेड है। पेट का पेपर दीजिएगा फिर मुझसे कमेंट करके बताइएगा सर मेरा आपने जो पढ़ाया था आया या नहीं, तब मैं समझूंगा कि हाँ ऐसे कैसे हो जाएगा। भाई जो सिलेबस में सारा मैंने कंप्लीट करा दिया तो क्वेश्चन देगा कहाँ से देगा? UP-SSC देगा क्वेश्चन कहाँ से? XYZ कुछ तो पूछ लेगा नहीं, ठीक है, कि अपने गाँव वाला तालाब का नाम पूछ ले, ऐसा तो है नहीं। तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, इंग्लैंड का है क्रिकेट, जापान का है सूमो कुश्ती, पाकिस्तान का है हॉकी जो भारत वाला है, मलेशिया का है बैडमिंटन, रसिया का है फुटबॉल एवं शतरंज, स्कॉटलैंड का है रग्बी फुटबॉल जिसमें 15 प्लेयर होते हैं, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, श्रीलंका का है वॉलीबॉल और भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी। आपके सिलेबस में अगला टॉपिक जो है वो दिया है कि भारतीय अनुसंधान संगठन, आपको जो महत्वपूर्ण अनुसंधान संगठन है उसको भी बताना है, आपके सिलेबस में दिया है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं, भारत के प्रमुख शोध संस्थान और उसके मुख्यालय। देखिए दालचीनी, जो आप लोग ऐसे ट्रिक में याद कर लीजिए, मसाले में एक होता है दालचीनी, ठीक है, तो दालचीनी कहाँ होता है? कानपुर में। तो राष्ट्रीय शर्करा यानी चीनी अनुसंधान कानपुर, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान कानपुर, जिस पे टिक लगे हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान नई दिल्ली में है, लेकिन भवन वाला वो रुड़की में, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, केंद्रीय भवन निर्माण। भारतीय मृदा संस्थान विज्ञान संस्थान ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय औषधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ UP वालों को तो खासकर इंपॉर्टेंट करके पढ़िएगा। अगला है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसको आप लोग एम्स बोलते हैं, तो एम्स भी नई दिल्ली में है।
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, बॉटनिकल रिसर्च सेंटर। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका लखनऊ में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी, देखिए अनुसंधान ऐसे बनाया गया है, जो चीज़ें जहाँ ज़्यादा होती हैं खासकर उसको वहीं का अनुसंधान केंद्र, जैसे जूट है कहाँ होता है भारत में सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में, तो कोलकाता में केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान बना दिया गया। तो अगर आपको खनिज पता होगा या मिनरल्स या जो भी वस्तुएं हैं जो ज़्यादातर जिस राज्य में पाई जाती हैं उसका जो, जैसे चीनी का यूपी में, दाल है यूपी में, तो ये सब चीज़ें जो है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम देहरादून में है, इंपॉर्टेंट ही है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है देहरादून उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में, इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान कोलकाता पश्चिम बंगाल। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक, ये इंपॉर्टेंट है, अगर यूपी का स्पेशली पूछता है तो वो फिरोजाबाद हो जाता है कांच एवं सिरामिक, लेकिन केंद्रीय पूछा है तो ये कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट है, इसकी गुरुग्राम हरियाणा में है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट है। नेरी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इंग्लिश में कहेंगे नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मुख्यालय है, इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने पहले ही लिख दिया है, ये नागपुर में। नेरी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, ये कटक उड़ीसा में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये आपका हैदराबाद में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु मुख्यालय है इसका। और आगे बात कर लेते हैं डीजल लोकोमोटिव, डीएलडब्ल्यू, जो आपका वाराणसी में है, ठीक है। डीएलडब्ल्यू डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। केंद्रीय खनन, इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान धनबाद झारखंड में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है फिर आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये पणजी गोवा में है, जो भारत में ली जाती है समुद्र की जो सारी चीज़ें, समुद्र विज्ञान, तो ये जो है गोवा पणजी में है, गोवा की कैपिटल में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये शिमला में है। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान, ये कासरगोड केरल में है। केंद्रीय नमक एवं रसायन, ये इंपॉर्टेंट है, भावनगर गुजरात में, सबसे ज़्यादा नमक वहीं से आते हैं भारत में, ठीक है। केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान, यहाँ नेरी नहीं, यहाँ राष्ट्रीय नहीं लगा, यहाँ केंद्रीय लगा है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय वो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय भवन मैंने आपको पहले बताया था, इसका मुख्यालय रुड़की में है, इस अनुसंधान केंद्र का। फिर है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, इसका मैसूर कर्नाटक में है। और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, ये नासिक में है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, ये भी जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। कुछ और महत्वपूर्ण है, लखनऊ की बात कर लेते हैं, जैसे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। इसके बाद केंद्रीय चर्म अनुसंधान केंद्र, ये चेन्नई में है, चर्म वाला चेन्नई में है, चेन्नई में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हरियाणा में है, करनाल में। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये देखिए जो भारतीय गन्ना अनुसंधान था वो लखनऊ में, लेकिन केंद्रीय गन्ना अनुसंधान वो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। यही जो है केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र भी है। केंद्रीय वन अनुसंधान, ये देहरादून में है। रामकृष्ण मिशन कोलकाता, मैंने बताया था कि इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। बस इतने हो गए इंपॉर्टेंट। आपके सिलेबस में है कि प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, तो हमने जो लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर टिक लगा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ना तो सबको है। सिलेबस पूरा हम कवर करेंगे, चाहे एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन क्वेश्चन आपको यहीं से फंसा के दूंगा, ये गारंटी है मेरा। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग इसको पढ़ने के बाद कमेंट जरूर दे दीजिएगा, अपना रिव्यू बताइएगा। इसके बाद जो कल वाली क्लास आएगी वो विश्व भूगोल की आएगी। इसके बाद हम लोग बाद में भारतीय भूगोल, तो भूगोल को हम लोग 2 दिनों में पढ़ेंगे। पहले दिन भारतीय भूगोल, इसके बाद हम लोग फिर जो है विश्व का भूगोल। तो आगे पीछे कैसे भी हम लोग कर सकते हैं उसको। विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है वो पंचतंत्र है, ठीक है। मृच्छ कटिकम, जो इसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, इसकी जो लिखा है शूद्रक ने। दाय भाग जीमूतवाहन ने लिखा है। कादम्बरी जो रचना है वो है बाणभट्ट की। सूरसागर की रचना है, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी सूरसागर। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे चित्रांगदा, गीतांजलि, इसके लिए नोबेल मिला था। विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, गोरा,
और इनकी रचनाएं हैं चांडालिका। बात करते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, इनकी जो रचना इंपॉर्टेंट है वो भारत भारती और साकेत। अरविंद घोष ये गर्म दल के नेता थे, इनकी रचना है लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है कुकुरमुत्ता और परिमल। विशाखा दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की रचना है इंडियन फिलॉसफी। बात करते हैं कल्हड़ ने लिखा है कश्मीर का जो वर्णन किया है अपनी सुंदरता का कश्मीर का, वो राजतरंगड़ी की पुस्तक में है, जिसको लिखा है कल्हड़ ने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, जो कि राजनीति से संबंधित पुस्तक है। कालिदास ने कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं की हैं। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा है। कबीरदास की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें बीजक है, जिसमें साखी शबद रमैनी है। अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किया था। और मुल्क राज आनंद ने कुली, कॉन्फेशंस ऑफ ए लवर, डेथ ऑफ ए हीरो। काजी नजरुल इस्लाम ने अग्निवीणा की रचना किया था। स्वामी शिवानंद ने डिवाइन लाइफ। तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ स्वामी शिवानंद ने, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेमचंद ने गोदान, गबन, रंगभूमि, करभूमि, ठीक है, सेवा सदन, बूढ़ी काकी, इन जैसी रचनाओं का रचना किया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय को याद कर लेते हैं हम लोग। उनकी जो किताबें कितनी नावों पर कितनी बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट की रचना है, जो भारत की स्वर कोकिला कही जाती हैं। और भारत की पहली, जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उन्होंने लिखा है ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थ्रेशहोल्ड। सुमित्रानंदन पंत, जो भारत के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, उनकी रचना है पल्लव, चिदम्बरा और वीणा। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ये राज्यसभा के सांसद भी हुए थे बाद में चलकर। और इनकी रचना है उर्वशी। इसी के लिए 1972 में पहली बार रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी एक रचना है कुरुक्षेत्र। और R.K. नारायण, ये जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड माई डेज। तो मालगुडी डेज बहुत पूछी जाती है R.K. नारायण की। देवकीनंदन खत्री, सबको पता होगा कि चंद्रकांता इनकी रचना है, देवकीनंदन खत्री की। बात कर लेते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, इनकी रचना है देवदास और चरित्रहीन। एडोल्फ हिटलर, मीन कैम्फ। E.M. फोस्टर विदेशी लोग हैं, ए पैसेज टू इंडिया। और डोमानिक लेपियर, सिटी ऑफ जॉय। और खुशवंत सिंह की ए ट्रेन टू पाकिस्तान, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। अब बात कर लेते हैं, आपके सिलेबस में दिया है पुरस्कार एवं विजेता। बाकी जो कुछ पुस्तकें और उनके लेखक जो करंट में हैं, मैं उसको आपको करंट वाली क्लास में लूँगा, जो अपडेटेड है। नई नई जो पुस्तकें हैं इस साल की, जनवरी से लेकर सितंबर तक, उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा करंट वाली क्लास में। बात कर लेते हैं, आपके सिलेबस में दिया है पुरस्कार और विजेता, उसके बारे में कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और उस पुरस्कार की राशि क्या होती है। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बना था। सारे सिलेबस जो है सामान्य जागरूकता की इसी क्लास में संपन्न होगी। बस आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को आराम से देखिए। जो नोट करना चाहे तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस पढ़िए दोस्तों, पढ़िए मित्रों, पढ़िए भाइयों, पढ़िए बहनों, पढ़िए। मेरा कहने का मतलब आप लोग पेट में 90 नंबर लाइए। मैं चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैराथन में, मेरे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सीरियसली, उनके 90 नंबर आ जाएं। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। बात कर लेते हैं पुरस्कार और किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न, ठीक है। ये मानक सेवा किसी भी क्षेत्र में, असाधारण सेवा या फिर सर्वोच्च क्रम की सेवा के लिए भारत रत्न दिया जाता है। ये जरूरी नहीं कि हर वर्ष में दिया जाए, ये 2 वर्षों 3 वर्षों, जैसे 2019 में दिया गया था और 2019 से 3 साल हो गया, अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। फिर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में और इसमें जो पुरस्कार राशि होती है वो 11 लाख रुपए होती है। ये साहित्य में मैंने बताया था कि 1972 में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के फिल्म क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसमें स्वर्ण कमल एवं 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ये दादा साहब जो फिल्म बहुत बड़े वो थे, पहली फिल्म जिन्होंने बनाई थी उन्हीं की, जो उस पर दिया जाता है उन्हीं के नाम से। सरस्वती सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और व्यास सम्मान ये भी जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति सम्मान होता है, ये संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वाचस्पति, जैसे कि लग रहा है कथा वाचना, तो वाच मतलब संस्कृत के क्षेत्र में। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में होता है, इसको बिरला फाउंडेशन देता है। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, क्योंकि शंकराचार्य के नाम पे दिया जाता है, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के लिए, क्योंकि कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम, उन्होंने ना कोई धर्म माना ना कोई जाति मानी
और उसी के लिए सामाजिक सद्भाव के लिए कबीर पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता था उसी का नाम बदल कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, और इसमें 25 लाख रुपए दिया जाता है। इसमें खेलों के लिए सराहनीय प्रदर्शन के लिए जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसमें जो है 25 लाख रुपए का मुआवजा राशि दी जाती है, धनराशि दी जाती है। पिछली बार UPSSC पेट ने एग्जाम में पूछा था कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो अर्जुन पुरस्कार वो खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पेट में आपका पूछा गया था। और ये जो है आपको खेल से दिया जाता है, इसमें 15 लाख रुपए का पुरस्कार होता है। ये क्योंकि अर्जुन जो थे जो महाभारत में, उन्हीं के नाम से ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 10 लाख रुपए पुरस्कार हैं, क्योंकि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं और भारत को कई बार स्वर्ण पदक जिता चुके ओलंपिक में, हॉकी में। उन्हीं के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये लाइफ टाइम जो दिया जाता है गुरुओं के लिए, जो खेल ट्रेनर होते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो गुरु होते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये होता है। 15 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। धन्वंतरी पुरस्कार, जैसा कि लग रहा है धन्वंतरी एक थे चिकित्सक क्षेत्र में, तो ये धन्वंतरी चिकित्सक में भटनागर, RR भटनागर जो भारत के साइंटिस्ट थे वो विज्ञान में थे, इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में 5 लाख रुपए के साथ पुरस्कार भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार आप सबको पता होगा कृषि के क्षेत्र में कि नॉर्मन बोरलाग जो है विश्व में कृषि के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं और भारत में कृषि के हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन कहे जाते हैं। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आप सभी को पता होगा, भारत में अभी जो है हाल ही में 2-3 वर्ष पहले जो है रवीश कुमार NDTV के पत्रकार को मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसी को हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और ये निस्वार्थ भावना, समाज, एशिया और विश्व में मानव विकास से संबंधित समस्याओं को सफल समाधान के लिए दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये जो है शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन एवं अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग को याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में, तो 6 क्षेत्र कौन से हैं? शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। मैंने एक दिन कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि नॉर्मन बोरलॉग को 1972 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बहुत लोगों ने जवाब दिया था कृषि के क्षेत्र में। तो भाई मेरे, कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन PCS में पूछा गया था, तो इसमें भी पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस में है। सिर्फ 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन एवं अर्थशास्त्र में। तो आप सबको याद रखना है। बात कर लेते हैं कुछ और पुरस्कार हैं, जैसे ग्रैमी पुरस्कार जो आपका होता है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, $40,000 US इसमें सहायता राशि दी जाती है। मैन बुकर पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में, और अभी हाल ही में मैन बुकर से सम्मानित हुई हैं उत्तर प्रदेश की एक रहने वाली महिला, आप लोग उसको करंट में बताऊंगा। साहित्य के क्षेत्र में इसमें 50,000 पाउंड का इनाम दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में होता है इसमें $15,000 US का। ऑस्कर पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा जो है पुरस्कार है, विश्व में ऑस्कर दिया जाता है। अब हम लोग का जो आखिरी टॉपिक बचता है वो है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। इसके बाद हम लोग देखेंगे राज्यों के उत्सव महोत्सव, जहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और यहाँ से आपके हम लोग सौरमंडल पढ़ेंगे, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आपका जलवायु है ये जो है जल और वायु 2 शब्दों से मिलकर बना है। आपके जलवायु में मतलब वातावरण में जल और वायु पाए जाते हैं। और जो पर्यावरण है वो परि प्लस आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम पर्यावरण कहते हैं। परि का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। तो ऐसा परिवेश जो हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ है, किससे? जल और वायु से, उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। बात करते हैं आगे। पर्यावरण का निर्माण जैविक, अजैविक एवं ऊर्जा संगठक से होता है। ये क्वेश्चन आपका UP टेट में पूछा गया था, तो इसमें भी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका पर्यावरण जो बना है वो जैविक, अजैविक एवं ऊर्जा संगठक से पर्यावरण का निर्माण हुआ है। तो आप लोग पढ़ते जाइए, अपने साथ में पानी वानी रखा करिए, ताकि प्यास लगे तो पानी पी लीजिए। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, कंटिन्यू बोलता हूँ लगातार। मेरी 2 घंटे की क्लास जो होती है, 1.5 घंटे की जो क्लास होती है, उसमें मैं जो है कंटिन्यू बोलता हूँ, तो इसलिए मुझे प्यास लग जाती है, गला बैठ जाता है, सूख जाता है, तो मैं पानी पी लेता हूँ। आप लोग भी पी लीजिए। दिन प्रतिदिन बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, CO2 की वजह से जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, आप देखते होंगे कि गर्मी जो है हर वर्ष लगभग भारत का या विश्व का पूरे टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है। मतलब सोचिए आने वाले समय में क्या हाल होगा। तो इसलिए पर्यावरण को बचाने में आप सहयोग कीजिए, पौधों को लगाइए। ठीक है, ज़्यादा नेता मंत्री क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक बता रहा हूँ कि US वगैरह में क्या होता है, विदेशों में, यूरोप में क्या होता है, जो पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी में, जूनियर में, इंटरमीडिएट में,
गवर्नमेंट हर वर्ष बच्चों को पुस्तक बांटती है, लेकिन जैसे ही उनका परीक्षा खत्म हो जाता है, क्लास ओवर हो जाता है, तो उस पुस्तक को जमा कर लेती है ताकि जो अगले बच्चे आएंगे उनको देगी। और वो लोग पेड़ों की कटाई नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाते हैं। इसीलिए वहाँ यूरोप में या फिर अमेरिकन कंट्री में उधर जो है पर्यावरण अच्छे होते हैं। और भारत क्या करता है कि अगर एक साल किसी बच्चे ने पुस्तक पढ़ा तो वो जमा कुछ नहीं होगा, अगले साल नई पुस्तक ला देगा। भाई पुस्तक बन कहाँ रही से? पेड़ों की कटाई से तो बनते हैं। जो पेज बनते हैं आपके पन्ने, ये हरे पौधों से तो बनते हैं। तो इस प्रकार पर्यावरण की आप लोग अगर चाहें रक्षा करिए, आप अपने के लिए, मेरे लिए नहीं, आप सब लोग अपने लिए पेड़ लगाइए। जल प्रिय पौधे क्या होते हैं? जो जल प्रिय होते हैं, जो जल में ज़्यादा होते हैं, दलदली में होते हैं, वो जैसे वाटर लिली, ये दलदली भूमि में पाया जाता है। बात करते हैं इको मार्क क्या होता है। देखे होंगे आप लोग कि कई सारे प्रोडक्ट में इको मार्क का सिंबल बना होता है, इको मार्क लिखा होता है। तो ये होता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भारतीय उत्पादों को ही दिया जाता है इको मार्क। ये 1991 से दिया जा रहा है। ऐसे प्रोडक्ट जो भारत के पर्यावरण मैत्रीपूर्ण हों, ठीक है, हमारे क्लाइमेट में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं को हम लोग इको मार्क देते हैं। 1991 में भारत में इको मार्क दिया जा रहा है। ग्रीन आर्मी लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। इसने जो है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन आर्मी लॉन्च किया है। इसमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट करता है और उनसे जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करवाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में मनाया गया था। बात करते हैं हरित गृह प्रभाव। यहाँ से आपकी पिछली बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, देखिए ऐसी गैस जो पृथ्वी पर वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है, उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कुछ महत्वपूर्ण गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प सबसे ज़्यादा होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है जिसे आप लोग लाफिंग गैस बोलते हैं, N2O, मीथेन CH4, ओजोन O3, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो है आपके हरित गृह प्रभाव की गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं। तो आपके पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, तो उसमें से ऑक्सीजन दे दिया था। तो इस प्रकार से आप लोग काट सकते हैं। पेट में प्रीवियस ईयर पूछा गया था। जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते, मैंने वो सारे क्वेश्चन कट कर दिए हैं आप सबकी भलाई के लिए, क्योंकि आप लोग को ये मेरा गारंटी है पूरी यूट्यूब में ऐसा मैराथन जनरल अवेयरनेस को कोई नहीं दिया होगा, चाहे वो 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाला हो, चाहे वो 5 मिलियन वाला हो, ठीक है। जो मैंने 23,000 सब्सक्राइबर वाले कंटेंट में दे रहा हूँ ना, धुआं हो जाएगा पेट में। मैं गारंटी कर सकता हूँ पेट का जब पेपर होगा तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि सारे क्वेश्चन मैंने फंसाए, ठीक है। मैं दावा नहीं करूँगा, ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे मैंने लेखपाल में 92 प्रश्न सही हुए हैं, कैसे मैंने नोट्स बनाए इसी पैटर्न में पढ़ा था, और UPSSC की जो मांग है इसी अनुसार होती है, मुझे पता चल गया है, तो उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कार्बन उत्सर्जन में सर्वाधिक जो योगदान देने वाले देश हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं कार्बन स्टॉक में, सबसे ज़्यादा चाइना में 30% कार्बन उत्सर्जन होता है, दूसरे पे अमेरिका 15%, भारत भी जो ज़्यादा कार्बन इमिशन करता है 7%, और रसिया चौथे स्थान पे है। तो ये 4 देश मिलकर अकेले ही पूरे विश्व का 60% लगभग कार्बन उत्सर्जन करते हैं। चीन, अमेरिका, भारत, रसिया। और जो कार्बन उत्सर्जन में निगेटिव है, जहाँ कार्बन उत्सर्जन होता ही नहीं, क्योंकि 60 से 70% अपनी ज़मीन पर पौधे रोपित कर रखे हैं, वो भूटान है। इसी को हम लोग थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा चट्टानें हैं, पर्वतें हैं, सूखी भूमि है, और जो हरी भूमि वहाँ पर पौधे का रोपित हुआ है, इसलिए कार्बन नेगेटिव और थंडर भूमि की देश कहा जाता है। पेट में प्रीवियस से पूछा गया था, ठीक है। केरला की भाषा है मलयालम, और केरला लक्षद्वीप होने के नाते लक्षद्वीप की भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, आधिकारिक भाषा, वो मलयालम है। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेट में पूछा गया था कि लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा, लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो वो मलयालम है। पानी पी लेता हूँ एक बार मैं फिर। अब हम लोग पढ़ते हैं सौरमंडल, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में, सौरमंडल में जो प्लैनेट संग्रह हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार एक क्वेश्चन बना था, तो इसीलिए ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए सूर्य हमारा जो है ये सबसे बड़ा तारा है और इसमें बहुत एनर्जी है। सूर्य में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और ये बहुत कई करोड़ वर्ष तक सूर्य के जो, क्योंकि इसमें जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, हम लोग पहले सूर्य के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य में कैसी अपक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की अपक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 71% और हीलियम की मात्रा 26.5% होती है। बाकी जो और बचती गैसें हैं वो अन्य गैसें होती हैं। इसका जो 1s2 + 1s2 का जो रिएक्शन होता है, फिर हमको प्राप्त होता है 2He4 हीलियम उत्पन्न होता है और उसके साथ हमको एनर्जी मिलता है रिएक्शन कराने पर। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग जान लीजिए, आएगा नहीं लेकिन अपने जानकारी के लिए आप समझ सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोग ग्रहों के बारे में देख लेते हैं कि सबसे जो है, ऐसे आप लोग याद करेंगे, 4 पहले याद करिए क्योंकि ये ठोस ग्रह हैं, ठीक है, और अंत के 4 जो है ये गैसीय गोला का ग्रह है, ऐसे याद करिए। पहले 4 बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऐसे याद करेंगे। फिर अंत में बीच में जब गैस, जो ठोस और गैस का जो होने लगता है, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह बनता है। इसके बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये अंत के 4 ग्रह जो है गैसीय गोला के नाम से इनको जाना जाता है। इसमें गैस सबसे ज़्यादा होती है, इधर जो है ठोस ग्रह होती है। अब हम सबका इंग्लिश भी जानेंगे। बुध को मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। अगर आप अंत में कंफ्यूज होते हैं नेपच्यून यूरेनस में तो यूएन याद कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन, तो यू पहले आएगा, तो यूनाइटेड से मतलब यूरेनस अरुण, और नेपच्यून नेशन बाद में आता है, तो नेशन मतलब नेपच्यून, वरुण बाद में हो जाएगा। सबसे बड़ा जो आपका ग्रह है वो है बृहस्पति। अब हम लोग सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे नज़दीक जो आपका बुध है, अब एक एक ग्रह को हम लोग पढ़ते हैं। बुध, पहला ग्रह आपका है बुध। बुध जो है ये सूर्य से सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा ग्रह भी है। ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया था कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है। शुक्र के बारे में देखेंगे, सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है। बुध को ही, शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा के नाम से जाने जाते हैं। और सबसे जो रोचक तत्व है वो कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन बुध सबसे सूर्य के नज़दीक है, लेकिन वो उसका तापांतर सर्वाधिक होता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह तो वो शुक्र हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं पृथ्वी प्लानट की, जिस पे हम लोग निवास करते हैं। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का, इसको नीला ग्रह कहा जाता है और इसका एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। ये पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ मानव जीवन व जीव जंतु निवास कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। मंगल के बारे में देखेंगे। मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं और इसका एक उपग्रह है डीमोस और फिबोस, डीमोस और फिबोस, ये सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति के बारे में बात करेंगे, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति सभी ग्रहों में, 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो एक उपग्रह है गनीमेड, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला है शनि। शनि को हम पीला ग्रह कहते हैं और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह इस समय हो गया शनि। पहले बृहस्पति था, लेकिन अब शनि में सबसे ज़्यादा उपग्रह लगभग जो है 82 से 88 के आसपास हैं और उसके बाद जो है बृहस्पति हो गया है पीछे। तो शनि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। अगर ऑप्शन में शनि नहीं है तो बृहस्पति आप मार सकते हैं। टाइटन शनि का ही उपग्रह है और इसमें छल्ले पाए जाते हैं, शनि में छल्ले पाए जाते हैं। देखिए, बौना ग्रह होता था पहले, हमारे 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में बौना ग्रह को ग्रहों की सूची से काटकर इसको जो है हटा दिया गया है। कब? 2006 में बौना ग्रह को ग्रह नहीं माना गया। बहुत सारे नियम हैं ग्रह मानने के लिए। अब बात करते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। वो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं कहीं 8 मिनट 18 सेकंड, तो 8 मिनट 16 सेकंड ये अप्रॉक्स सही है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? कुछ नहीं आपको याद करना है, सूर्य हमेशा स्थिर रहेगा, सूर्य कुछ नहीं होगा। आप चलेंगे क्या? तो पृथ्वी और चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण जब लगता है तब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। आपको सिर्फ सूर्य को स्थिर रखना है, ट्रिक है इसका। सूर्य कभी नहीं डोलता, सूर्य अपनी जगह स्थिर रहेगा। चलेंगे क्या? चंद्रमा और पृथ्वी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण। उल्टा होगा, पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण, चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण। बस इसका एक ट्रिक होता है। पहले इसको आप लोग ट्रिक को समझ लीजिएगा अच्छे से, तब एग्जाम में जाइएगा। वीडियो को 2-3 बार आप लोग अच्छे से देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं। बात करते हैं कि राज्य एवं प्रमुख उत्सव और महोत्सव के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार बने थे। देखिए, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। बोनालू और वुथकंपा उत्सव ये तेलंगाना में। लाई हरोबा महोत्सव त्रिपुरा में। चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम में। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में। आदि महोत्सव और लोसार महोत्सव ये लेह और लद्दाख में मनाया जाता है। लोसांग अगर आएगा तो सिक्किम में लगाएंगे, सांग आ जाएगा सिक्किम, लोसार आ जाएगा तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह। अगला है हॉर्नबिल त्यौहार, ये नागालैंड में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम त्यौहार मेघालय में। पक्का हॉर्नबिल। देखिए, हॉर्नबिल अगर सिर्फ आएगा तो नागालैंड, पक्का आएगा तो अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहीं पर पक्के टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल में है उसी हिसाब से।
बिहू जो मनाया जाता है असम में, ओणम जो है केरल में। ये क्वेश्चन पेट में प्रीवियस ईयर पूछा गया था फर्स्ट मीटिंग में कि ओणम जो है ये फसल कटने के बाद केरल में मनाया जाता है त्यौहार ओणम। पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। और नव कालेबारा उत्सव जो होता है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। पिछली बार पेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। नव कालेबारा का मतलब होता है नौ कलेवर, ठीक है। भगवान जगन्नाथ के लिए जब अपने नए कलेवर मतलब वस्त्र, नौ मतलब नए वस्त्र धारण किए जाते हैं पूरी यात्रा में, तो तब उत्सव मनाया जाता है नव कालेबारा उत्सव। ये उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ में मनाया जाता है। प्रीवियस ईयर पेट में ये भी क्वेश्चन आया था। बात कर लेते हैं भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में कि भारत में हमको पता है कि कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और उसमें सबसे पहला है भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल के लिए है और मोहिनीअट्टम केरल के लिए है। तो केरल में 2 हैं, कथकली मोहिनीअट्टम, और कथक है उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट है, ये यूपी का एग्जाम दे रहे हैं। ओडिसी है उड़ीसा के लिए, मणिपुरी है मणिपुर के लिए, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश के लिए, और 8वां है सत्रिया जो लेटेस्ट वाला है, ये सत्रिया नृत्य है असम में, ये नवीनतम है। ये कैसा है? नवीनतम, सबसे आखिरी में 8वां जो बना था। पहले 7 ही थे शास्त्रीय नृत्य, फिर 8वां बन गया सत्रिया। ये असम का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रकार से हमने आज सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा, ठीक है, भारत के राज्यों के बारे में सामान्य परिचय देखा। और हम भारतीय संसद में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के बारे में देखे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमने देखा, विश्व संगठन ने उनके मुख्यालय देखा। भारत पर्यटन स्थल देखे, भारत के महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल थे उसको भी हमने इस वीडियो में देखा। और फिर हमने भारत एवं विश्व के खेल देखे, भारतीय अनुसंधान संगठन देखा, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, और हमने देखा जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, और अंत में हमने देखा सौर मंडल, राज्यों के उत्सव महोत्सव और भारत के 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में अध्ययन किया। तो इस प्रकार से सामान्य जागरूकता का क्लास सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम हो गया मुझे पढ़ाते, एक बार टाइम देखता हूँ, लगभग 1.5 घंटे में आपकी क्लास जो है फिनिश हो गई है। 1.5 घंटे में आपकी क्लास जो है ख़त्म हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, UPSSC पेट मैराथन सब्जेक्ट वाइज है उसको आप खोलिए और सारे मैराथन जो है विषय वाइज है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और बहुत शानदार कंटेंट है, पूरी यूट्यूब के इतिहास में इतना शानदार कंटेंट किसी ने नहीं दिया। आप सोच सकते हैं कि मैं इसको अभी लाइब्रेरी जाऊँगा, फिर भारत का भूगोल नोट करके लाऊंगा रफली, फिर अंत में रूम में रात को फेयरली करता हूँ, अगले दिन आपको पढ़ाता हूँ। तो बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, मैं अकेले ही सारा काम करता हूँ। मेरे लिए कोई राइटर नहीं है, मेरे लिए कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है। मैं खुद कई जगह से कंटेंट इकट्ठा करता हूँ और ऐसे कंटेंट लाता हूँ कि जो पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में नहीं है। आप लोग पता कर लीजिएगा, ठीक है। जाइए सर्च कीजिए बड़े बड़े चैनलों को और जनरल अवेयरनेस की क्लास देखिएगा और मेरी क्लास देखिएगा, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैंने 1.5 घंटे में आपको जो मालदार कंटेंट दे दिया है पूरी यूट्यूब पे, वो 10 घंटे में आप कंटेंट नहीं पाएंगे, मेरा दावा है, ठीक है। मैं जोश के साथ बोल सकता हूँ, जोश और जुनून के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल द फर्स्ट को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों तक। बताइए कि ऐसी मैराथन पर यूट्यूब पे कहीं नहीं है। हम लोग जो बात करेंगे अगली क्लास हमारी होगी वो भूगोल की होगी, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे विश्व का भूगोल, इसके बाद अगले दिन फिर हम लोग भारत का भूगोल की कक्षा 2 दिन में आएगी और 5 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। अभी तक हम लोगों ने पेट के लिए जो है 40 नंबर का लगभग पढ़ाई कर लिया है। जो 30 नंबर आपके बचे हैं वो भी इसी हफ्ते 30 सितंबर के पहले आपके खत्म हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।